बहू का ऑफिस। शर्मा जी का परिवार एक बहुत ही संस्कारी परिवार था। इस परिवार में शुरू से ही चले आ रहे रीति रिवाजों को आज भी माना जाता था। ऐसे कायदे कानून वाले परिवार में भी मिसेस शर्मा अपनी बहू को सारी आजादी देना चाहती थी। शर्मा परिवार में 3 लोग ही थे, गोमती, उसका पति मोहन और उनका बेटा श्रवण। अब श्रवण की उम्र शादी की होने लगी थी। रोज की तरह गोमती मंदिर के बाहर पहुंचती है कि उसे उसके मौलिक की कुछ सहेलियां मंदिर से निकलती हुई वहां मिल जाती हैं और उसे टोकते हुए कहती हैं, अरे गोमती, आज तो बड़ी देर हो गई तुझे मंदिर आने में। हम सब तो निकल रहे हैं। अरे अब क्या करूं, मैं भी 50 साल की हो गई हूँ। सुबह उठकर इनके लिए खाना बनाकर श्रवण को ऑफिस भेजकर बाद में निकलती हूँ। और ये घुटनों का दर्द, आने में वक्त तो लग ही जाएगा। इसीलिए तो कहती हूँ अपने बेटे की शादी कर दे ताकि तू इन झंझटों से मुक्त हो जाए। मैं कौन होती हूँ उसकी शादी करने वाली? वो परमात्मा बैठा है ना, वही करेगा शादी उसकी। और वैसे भी आजकल बच्चे खुद अपनी पसंद की लड़की चुन ही लेते हैं। माँ बाप को इस बारे में सोचना नहीं पड़ता। क्या मतलब? प्रेम विवाह? तेरी सास के सर से तो कभी घूंघट भी नहीं उतरा और तू अपने बेटे को प्रेम विवाह करने देगी? पागल हो गई क्या? न जाने किस जात बिरादरी की लड़की उठा लाए बेटा, और आते ही वो अपने पति को अलग करना चाहेगी, तब तू क्या करेगी? मान ले के उसके जीवन में कोई लड़की हुई और मैंने जबरदस्ती किसी और से उसकी शादी करवा दी, तो 2 जिंदगियां बर्बाद ना हो जाएगी? और बेटे से अलग होना लिखा ही है, तो लव मैरिज वाली बहू आए या अरेंज मैरिज वाली, अलग तो हो ही जाऊंगी। इसीलिए तो मैंने सोचा है कि पहले श्रवण से उसके मन की पूछूंगी, अगर वो कहेगा फिर लड़के ढूंढूंगी। बस मेरे घुटने चलते रहे, फिर तो मैं अपनी बहू को भी बिठा कर खाना खिला दूं। भगवान बस इस शरीर में सत रखे। आज के ज़माने में इतना सीधा होना तेरे लिए सही नहीं होगा गोमती। मुझे तो तेरी फिक्र हो रही है। अपनी सहेलियों की बात को ध्यान में ना लेते हुए अपनी सोच के मुताबिक गोमती श्रवण से इस बारे में बात करती है। नहीं नहीं मम्मी, मेरी नजर में तो कोई नहीं है। तुम्हें जो लड़की समझ में आती है तुम देख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैट्रिमोनियल साइट के जरिए गोमती एक रिश्ता श्रवण के लिए देख लेती है। मेघा एक पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी जिसके 30 गुण श्रवण से मिल रहे थे। जरा भी देर ना कर मोहन और गोमती इस रिश्ते को हाँ कर देते हैं और बहू बनकर मेघा अपने ससुराल आ जाती है। मुंह दिखाए के दिन मोहल्ले की सभी औरतें गोमती के घर आती हैं। अपना चेहरा ढककर मेहमानों के लिए पानी लिए मेघा हॉल में आती है। अरे वाह गोमती, अपनी मुंह दिखाए में ही बहू काम कर रही है। मानना पड़ेगा, तेरा मंदिर आना सफल हो गया। मुझे तो लगा था इन मैट्रिमोनियल साइटों से तो फरेबी लड़कियां ही मिलती होगी, पर तूने तो अच्छा हाथ मार लिया। आंटी जी पानी। आज तो तेरी मुंह दिखाई है और तू रसोई के चक्कर लगा रही है। अरे बैठ ना बहू, हम सबके बीच बैठ जरा, तुझसे 2-4 बातें कर ले। वैसे आगे क्या सोचा है, कैसे अपनी गृहस्थी संभालोगी? सुबह सुबह पापा जी के लिए मम्मी जी के लिए चाय नाश्ता बना दूंगी। दोपहर का खाना तैयार करके ऑफिस चली जाऊंगी। क्या ऑफिस? कैसे ऑफिस? अरे वो श्रवण के ऑफिस जाने की बात कर रही है, उसे टिफिन पहुंचाने। गरम गरम खाना खा पाएगा ना? नहीं नहीं आंटी जी, मैं श्रवण के ऑफिस क्यों जाऊंगी? मैं अपने ऑफिस जाऊंगी। मैं वर्किंग हूँ ना। शादी के लिए मैंने 1 हफ्ते की छुट्टी ले रखी थी जो कल खत्म हो जाएगी, तो परसों से ऑफिस ज्वाइन कर लूंगी। बोलना तो नहीं चाहिए भाई साहब, गोमती की तो अकल घास चढ़ने गई है। पर आप ही देखिए कि किस घर की नई बहू अपने पति का नाम लेती है, और शादी के बाद क्यों करना है काम? आप लोगों ने तो अपने संस्कार ही बेच दिए। ऐसे घर में हमें नहीं आना। ये कहकर मोहल्ले की औरतें गुस्से में वहां से चली जाती हैं और मेघा की मुंह दिखाए अधूरी ही रह जाती है। ये सब क्या हो गया मम्मी जी? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या पापा जी? नहीं नहीं बहू, बिल्कुल नहीं। अब मुझे देख, कल मेरे बेटे की शादी हुई और आज मैं दुकान पर जा रहा हूँ, तो कल से तू ऑफिस क्यों नहीं जा सकती? यह गोमती की सहेलियां कुछ भी कहती हैं, इनकी रस्म पूरी करने ना करने से क्या होता है? तू जी खट्टा मत कर बेटा। अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अपने घर में हो रही रस्मों को पूरा होता ना देखकर गोमती के सीने में सांप लौटने लगता है। वो अपनी बहू के पास जाकर कहती है, तेरे ससुर जी का क्या है, वो तो कुछ भी कहते हैं, पर समाज में तो तुझे रहना है ना।
तू इस घर की बहू है बेटा, कल ही ऑफिस जाने की क्या जरूरत है? एक दिन और रुक जा, फिर चली जाना। मैंने ऑफिस में काम करने से तुझे रोका है क्या? ठीक है मम्मी जी, पर मैं ऑफिस का काम घर पर ही कर लूँ? मतलब अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं घर का सारा काम कर लूँगी। उसके बाद बस कुछ देर, मुश्किल से 1 घंटा लगेगा। मुझे ऑफिस में जाकर कुछ पेपर्स लाने हैं, फिर मैं 2 दिन घर पर ही मैनेज कर सकती हूँ। मुझे तो लगा था ये मेरी बात सुनेगी ही नहीं। अच्छा ठीक है बहू। कहते हैं ना, लगातार वार होते रहे तो पत्थर पर भी दरार आने लग जाती है। और कुछ ऐसा ही गोमती के स्वभाव में देखा जा सकता था। अपनी सहेलियों की बात सुन सुन अब गोमती भी अपनी बहू की तरफ जरा अलग व्यवहार करने लगी थी। अब उसने घर का सारा काम करना बंद कर दिया था और सारे काम की जिम्मेदारी मेघा पर ही आ गई थी। अगली सुबह ओहो 5 बज गई, पता भी नहीं चला। 7 बजे से तो ऑफिस है, 2 घंटे में ही सब कुछ करना पड़ेगा। मेघा बिना नहाए और ब्रश के किचन में जाकर सभी का खाना बनाने में लग जाती है। श्रवण का टिफिन पैक करके अपने सास ससुर का नाश्ता टेबल पर रखकर वो ऑफिस के काम में लग जाती है। तभी कुछ ही देर में श्रवण उठता है और मेघा के बिखरे बालों को देखकर पूछता है, अरे मेघा, तुमने इतनी सुबह सारी तैयारियां भी कर दी और ये क्या हाल बना कर रखा है तुमने अपना? अरे ऑफिस भी तो देखना पड़ेगा ना। मैं लंच ब्रेक में ही ब्रश कर लूंगी और बात भी ले लूंगी और उसी वक्त नाश्ता भी कर लूंगी। 2 दिन बाद मेघा ऑफिस ज्वाइन कर लेती है। सुबह सुबह अपने सास ससुर का नाश्ता, दोपहर का खाना सब बनाकर उन्हें दवाई देने के बाद अपना और श्रवण का टिफिन पैक कर ऑफिस जाती और रात को आने के बाद रात का खाना बनाती। अपनी सास के घुटनों में मालिश भी करती और उसके बाद ही सोती। पर इन चीजों के बाद भी उसे ऑफिस आता जाता देख मोहल्ले की औरतों को शांति नहीं मिल रही थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे और फिर एक शाम जब गोमती वॉक पर निकलती है तो निर्मला कहती है, तेरी उम्र हो गई है भाई साहब, अब हम कोई बच्चे नहीं रहे। क्या फायदा ऐसी बहू लाने का? दिन भर तो तू अकेली रहती है। अगर तुझे कुछ हो गया तो कौन देखेगा तुझे? भगवान ऐसी बहू किसी को ना दे। ये सुनते ही गोमती के मन में उठी चिंगारी आग में बदल जाती है और वो सोच लेती है कि अगले ही दिन अपनी बहू को ऑफिस छोड़ने के लिए कह देगी। पर अगली सुबह नेहा खुद ही ऑफिस नहीं जाती और चक्कर का बहाना बनाकर बिस्तर पर ही पड़ी रहती है। अरे ये बहू को अचानक क्या हो गया? इसका ध्यान रख गोमती, मैं दुकान जा रहा हूँ। मोहन दुकान के लिए निकलता ही है कि आधे घंटे बाद ही मेघा अपने ससुर को फोन करके कहती है, पापा जी आप प्लीज घर आ जाइए ना। श्रवण फोन नहीं उठा रहे, मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है। मुझे हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ सकती है। इतना काम करेगी तो क्या होगा बहू? और बिना कुछ सोचे समझे मोहन अपनी दुकान बंद कर अपने घर के लिए निकल पड़ता है। भागता हुआ मोहन जैसे ही अपने घर पहुंचता है वो देखता है कि उसकी बहू तो भली चंगी इधर उधर घूम रही है। अपने ससुर को दरवाजे पर देखते ही मेघा उनका हाथ पकड़कर उन्हें सोफे पर बिठाते हुए कहती है, 4 दिन से आपको खांसी हो रही है और आज तो सुबह आप सही से सांस भी नहीं ले पा रहे थे और इसके बाद भी आप दुकान चले गए। आपको क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? आप मेरे पिताजी हैं, आपकी तबीयत को अनदेखा मैं कैसे कर सकती थी? ऐसे तो आप रुकते नहीं, इसीलिए मुझे आपको इस तरह घर बुलाना पड़ा। अब आपको मेरी कसम आप दुकान गए तो आपके लिए मैंने भी छुट्टी ली है। आज आप बिल्कुल आराम करेंगे। ये लीजिए, ये काढ़ा पीजिए, तब तक मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आती हूँ। ये सब देखते ही गोमती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जहां अपनी सहेलियों की बात सुनकर उसे अपनी बहू पर शक होने लगा था, उसका ये शक इस वाक्य के बाद टूट जाता है और अपनी बहू के सर पर हाथ फेरते हुए वो कहती है, जिस घर में तुझ जैसी बहू हो उस घर के बूढ़े बुजुर्गों को कभी कुछ हो सकता है भला?